नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो ही गया और इस नई टीम में यूपी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है। ये संदेश न सिर्फ यूपी के संगठन के लिए बल्कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए, और इसे और अधिक एक्सप्लेन करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये संदेश खुद योगी आदित्यनाथ के लिए भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टीम तो बनी है दिल्ली में, केंद्र की टीम है, यानी कि बीजेपी की केंद्रीय टीम है। इसमें योगी आदित्यनाथ के लिए संदेश क्या हो सकता है? अगर ये आपको जानना है तो पहले आप इन चेहरों पर निगाह डालिए। ये चेहरे हैं 4-4-8 8 चेहरे हैं जिनको कि यूपी के कोटे से इस केंद्रीय टीम में जगह दी गई है। सबसे शुरुआत हम आपको बताते हैं, पहली बात सबसे महत्वपूर्ण क्या है और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि यूपी के लिए एक बड़ा संदेश है इस टीम में। तो पहली बात ये है कि इनमें से एक भी चेहरा ऐसा नहीं है जिसका योगी आदित्यनाथ के साथ कोई एसोसिएशन हो, या फिर वो योगी आदित्यनाथ की रिकमेंडेशन हो, या फिर वो योगी आदित्यनाथ के क्लोज समझा जाता हो। एक भी चेहरा नहीं है। ये अपने आप में बड़ी बात है। और बड़ी बात क्या है? बड़ी बात ये है कि ये उस टाइम पे लिस्ट आई है जब यूपी में चुनाव एकदम सर पर आ गए हैं। और एक चेहरा और है जो इसमें तो नहीं है, इस ये जो हम 8 की लिस्ट दिख रही है इसमें तो नहीं है, लेकिन वो चेहरा फिर से राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया गया है और वो यूपी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण चेहरा है, और वो चेहरा है सुनील बंसल का। अब सुनील बंसल के चेहरे में ऐसा क्या है? सवाल क्या है? सवाल ये है कि सुनील बंसल यूपी बीजेपी में 2014 के पहले से ही काम कर रहे थे, 2014 के पहले से। और जो 2014 में जीत मिली, उस जीत में बतौर वो उस समय सह संयोजक थे उत्तर प्रदेश में, सह संगठन मंत्री थे। बतौर सह संगठन मंत्री बड़ा रोल था सुनील बंसल का 2014 में। और 2017 में जब बीजेपी अपने दम पर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आई, अपने दम पर 312 सीटें बीजेपी को मिली, वहाँ भी सुनील बंसल का एक बहुत ही अहम किरदार माना गया था। इसके बाद 2019 में भी कहा गया सुनील बंसल का जादू चला। 2022 में सुनील बंसल की अगुवाई में, मैं इसलिए कह रहा हूँ सुनील बंसल की अगुवाई में क्योंकि वो जो पूरी की पूरी संगठन था, संगठन और जो कैंपेन जो लीड हो रहा था वो सुनील बंसल के ही छत्रछाया, उनके मार्गदर्शन में हो रहा था। तो सुनील बंसल ने 14, 17, 19 और 22 ये 4 वैतरणियाँ पार करवाई और उसके बाद उनको यूपी से दिल्ली बुला लिया गया। सवाल ये है कि सुनील बंसल जब उत्तर प्रदेश में थे तो उनके योगी आदित्यनाथ से रिश्ते कैसे थे? आप जब ये समझेंगे तो वहाँ से आपको कहानी शुरू होगी और ये कहानी इस टीम तक जाएगी। आप यूपी में रहने वाले किसी भी व्यक्ति से जो पॉलिटिकली सेंसिटिव है, जो बीजेपी को समझता है, पॉलिटिक्स जानता है, पत्रकार है वहाँ का, उससे आप ये बात पूछिए जा कर के कि क्या क्या रिश्ते थे योगी आदित्यनाथ के और सुनील बंसल के। कोई भी आपको ये बात बता देगा और आपको एक से एक उदाहरण बताएगा। वो आपको तमाम मुद्दों पर ले जाएगा, कैंडिडेट के सिलेक्शन में ले जाएगा, मंत्रिमंडल के गठन में ले जाएगा, वो आपको आयोग, निगम, बोर्ड इनकी नियुक्तियों में ले जाएगा और ये बताएगा कि कैसे जब तक सुनील बंसल थे तब तक योगी आदित्यनाथ और उनकी कोटरी की ना के बराबर चल रही थी। इतना सुनील बंसल का होल्ड था और वो इसलिए था कि सुनील बंसल के संगठन के दम पर बीजेपी वहाँ पर जीत रही थी, लोकल लेवल पर जो संगठन वहाँ पर था। और ये बीजेपी के अंदर का फीडबैक है। बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि जीता तो भाई साहब का पूरा दौर था, उससे जीत रहे थे। और जब सुनील बंसल गए, जब उनको वापस बुला लिया गया 2022 के बाद, उसके बाद बीजेपी की हालत क्या हुई यूपी में सबने देखा। बीजेपी की लोकसभा का चुनाव आया 2024 में 2 साल बाद और बीजेपी की सीटें गिर कर के 33 पर सिमट गई। इतिहास में सबसे कम सीटें, इतनी कम सीटें कभी नहीं आई थी। ये कैसे हुआ? ये इस तरह से हुआ कि सुनील बंसल जब तक थे तब तक एक बात का उनका खास फोकस ये था कि कहीं भी बीजेपी का कोई भी क्षेत्र ऐसा ना हो, चाहे वो ब्रज क्षेत्र हो, अवध क्षेत्र हो, काशी क्षेत्र हो, गोरख क्षेत्र हो, पश्चिम क्षेत्र हो, एक भी क्षेत्र ऐसा ना हो जहाँ पर कार्यकर्ताओं को या संगठन के ऊपर
सरकार को लाके बिठा दिया जाए, अयोग्य लोगों को खड़ा कर दिया जाए और प्रशासनिक यानी कि ब्यूरोक्रेसी की ताकत वहाँ पर दबा करके दिखाया जाए, कार्यकर्ताओं को दबाया जाए। ये नहीं होने पाए। सुनील बंसल ने इंश्योर किया था कि ये ना होने पाए, मगर सुनील बंसल के जाने के बाद 2022 के बाद से इस प्रदेश में पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी का राज हो गया। जिस तरह से शासन किया गया, बीजेपी के अपने कार्यकर्ताओं की चीखें गूंजती रहीं, लाठियां चलती रहीं, एबीवीपी से लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ता तक लाठियां खाते रहे, कुछ की तो जान तक चली गई, जो उस दौरान का माहौल रहा। और इस सब के बीच में सुनील बंसल की वापसी का मकसद क्या है? अब आप समझ गए होंगे कि सुनील बंसल और बाबा के बीच किस तरह के रिश्ते हैं, और उसके बाद अगर सुनील बंसल लौट आते हैं तो इसका मतलब क्या है। अभी ये तय नहीं है कि यूपी में उनको जिम्मेदारी दी जाएगी या नहीं, लेकिन ये एकदम तय है कि भले ही उनको यूपी डायरेक्ट तौर पर ना दिया जाए, लेकिन यूपी में उनका पूरा इंटरवेंशन रहेगा। और अगर खुदा न खास्ता यूपी डायरेक्टली उनको दे दिया गया तो फिर तो आप समझ लीजिए कि कहीं से भी योगी आदित्यनाथ और उनकी जो लॉबी है उसका 1 इंच भी इंटरवेंशन नहीं रह जाएगा। ये दिल्ली का मैसेज है, क्लियर मैसेज है। अब देखिए, इस लिस्ट पर आते हैं। इस लिस्ट में ऐसा क्या है जो हम ये कह रहे हैं कि इसमें यूपी चैप्टर छिपा हुआ है। रेखा वर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ये रेखा वर्मा के बारे में आप अगर जानकारी करेंगे, 2014, 2019 धौरहरा लोकसभा है, वहाँ से लगातार ये जीती, लेकिन 2024 में हार गई। और 2024 में आनंद भदौरिया समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, उन्होंने रेखा वर्मा को हरा दिया। अब रेखा वर्मा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके पहले भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी, रिटेन किया गया है। रेखा वर्मा के बारे में एकदम क्लियर है कि योगी आदित्यनाथ के जो पसंदीदा कोटरी है उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो संगठन में आना चाहते थे, प्रदेश मंत्री, महामंत्री, उपाध्यक्ष जैसे पदों पर, और जो योगी आदित्यनाथ के करीब माने जाते हैं, एक भी शामिल नहीं हो पाया है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि यूपी चैप्टर के लिए इसमें बड़ा संदेश है। प्रोफेसर तारिक मंसूर अलग ही टेंजेंट है, एएमयू के वाइस चांसलर रहे हैं और एमएलसी भी हैं, और इसलिए ख़ास चर्चा में थे कि एएमयू में जब थे तो प्रधानमंत्री मोदी को एएमयू में बुलाया था और उसको लेकर के बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन ये स्टैंड लिया था। इनके बेटे की शादी में खुद संघ प्रमुख आए थे। ये अलग ही टेंजेंट है, इनका योगी आदित्यनाथ के टेंजेंट से कोई लेना देना नहीं है। स्मृति ईरानी, अमेठी की हार के बारे में कभी आप पूछिए स्मृति ईरानी के समर्थकों से कि वो अमेठी कैसे हारी हैं। विपक्ष तो क्लियर कहता है कि एंटी इनकम्बेंसी थी, उनका हारना तय था, लेकिन स्मृति ईरानी के समर्थकों से पूछिए तो आपको बताएंगे कि उनके हारने की कहानी यूपी की सत्ता से कैसे जुड़ती है, ये अंदर की कहानी है, इसलिए ये भी अलग ही टेंजेंट है। हरीश द्विवेदी, ये आते हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती से आते हैं। हरीश द्विवेदी 2 बार के लगातार सांसद थे, 2024 में हार गए। आप हरीश द्विवेदी के बारे में किसी से पूछिए, मालूम पड़ेगा कि हरीश द्विवेदी की थिंकिंग क्या है और सत्ता की थिंकिंग क्या है। मतलब डाउन द लाइन क्लियर है ये बात। अब कुंवर बासित अली अल्पसंख्यक मोर्चा, ये अल्पसंख्यक से जुड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे, अलग ही टेंजेंट है। फिर अमरपाल मौर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा। अमरपाल मौर्य के बारे में जान लीजिए, 2022 में लड़े चुनाव ऊंचा हार से, मनोज पांडे ने हरा दिया, लेकिन उसके पहले काशी क्षेत्र की जिम्मेदारी रही है, अवध क्षेत्र की जिम्मेदारी रही है, प्रदेश महामंत्री रहे, संगठन के आदमी हैं। ये भी उस योगी आदित्यनाथ की जो ब्रिगेड कही जाती है उससे कोई लेना देना नहीं है। अब श्रीमती संगीता यादव गोरखपुर से ही आती हैं। गोरखपुर में चौरी चौरा से ये विधायक थी और 17 में विधायक बनी, 22 में वो सीट चली गई अपना दल के, अरे माफ़ कीजिएगा, निषाद पार्टी के हाथ में। लेकिन उसके बाद भी संगीता यादव ने न पार्टी छोड़ी और ना कोई बगावत की, चुपचाप काम में जुटी रहीं, उम्मीदवार को जिताया, इनाम में राज्यसभा मिली और अब संगीता यादव नई टीम में राष्ट्रीय मंत्री बन गई हैं। इनका भी
कहीं से कोई ताल्लुक़ नहीं है उस तरफ से। डॉक्टर भोला सिंह राष्ट्रीय मंत्री हैं, बुलंदशहर से जीते हैं। इनका जीतने का मार्जिन काफ़ी घटा है। पश्चिम में कई ऐसे बीजेपी के सांसद हैं जिनका मार्जिन काफ़ी घटा है। आप उनसे पूछिए कि वजह क्या है, आपको ऐसी ऐसी कहानियाँ बताएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि सत्ता और प्रत्याशियों के बीच क्या चल रहा था। 2024 में क्या कुछ प्रत्याशी ऐसे थे जिन पर सत्ता की कृपा दृष्टि थी, और क्या कुछ प्रत्याशी ऐसे थे जिनसे सत्ता चिढ़ी हुई थी। ये हो क्या रहा था अंदर खाने में, ये पूरी कहानी आपको पता चलेगी। तो ये पूरा का पूरी जो लिस्ट है, इसमें बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि योगी आदित्यनाथ का जो पूरा सेटअप है, कोटरी है, उनके करीबी हैं, जहाँ से वो इन्फ्लुएंस करते हैं, उसकी यहाँ छाया तक नहीं है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ यूपी चैप्टर इसमें छुपा हुआ है, और आप ये तय मानिए कि ये यूपी चैप्टर आने वाले वक्त में, अभी जब चुनाव नज़दीक आएंगे, तो ये अब टिकटों में ट्रांसलेट होगा, टिकट बांटे जाएंगे, और टिकटों में भी आपको क्लियर होगा कि वही हेडक्वार्टर, बीजेपी की टीम और जो नए प्रभारी यूपी के होंगे, ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन होगा, और सारे टिकट इस तरह से बांटे जाएंगे कि ये लग जाएगा कि दिल्ली बनाम लखनऊ जो लंबे समय से चल रहा है, उसमें अपर हैंड किसका है। तो ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने वाले वक्त में ये तय है कि ये लिस्ट भविष्य की यूपी में बीजेपी की राजनीति की दशा और दिशा तय करने जा रही है। और इस दशा और दिशा के बीच में योगी आदित्यनाथ की अपनी दशा और दिशा क्या होगी, वो भी इस लिस्ट के भीतर, उसकी भी झांकी है, उसकी भी तस्वीर है। यूपी में चीज़ें, मैं लगातार कह रहा हूँ, बदलना तय हैं। उनकी रफ्तार धीमी हो सकती है, उनकी प्रक्रिया में वक्त लग सकता है, लेकिन जो मैसेज है वो मैसेज एकदम क्लियर है कि जो जो चीज़ें यहाँ घट रही हैं लखनऊ में, वो सब दिल्ली में नोट की जा रही हैं। और ये जो चीज़ें नोट डाउन हैं, ये कभी भी ज़मीन पर इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, यूपी पर नज़र बनाए रखिए, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।